नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलती ट्रेन में चेतन सिंह नाम का एक सिपाही अपनी बंदूक से 4 लोगों की हत्या कर देता है। रेल मंत्री इस घटना की निंदा में एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। आज का वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक रेल मंत्री का कोई ट्वीट नहीं मिला, कोई संदेश नहीं कि रेलवे में ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जबकि इस घटना में रेलवे सुरक्षा बल के सहायक दारोगा टीकाराम मीणा की भी हत्या हुई है। रेल मंत्री की इस चुप्पी को आप चाहे जैसे पढ़ते रहें, लेकिन चुनाव हो या ना हो, अब ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं से आती रहेंगी। इन्हें रिपोर्ट करना भी किसी मानसिक बीमारी और तनाव के करीब पहुंचने से कम नहीं है। 1 अगस्त के ही अखबारों में ऐसी कई घटनाएं छपी हैं। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद में तनाव की खबरें छप रही हैं। यहां से आने वाली खबरें दिलो दिमाग में तनाव भर देती हैं। पिछले 10 साल में इस मेवात में तनाव पैदा करने की कितनी कोशिशें हुई और किसने की, ईमानदारी से देखेंगे तो पता चल जाएगा। कभी महापंचायत तो कभी वीडियो बनाकर खुलेआम धमकी। तरह तरह की यात्राओं के नाम पर तनाव पैदा किए जाने की इन खबरों को आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए ठीक से पढ़ लीजिए, जिन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। मेरी नीयत बस इतनी है कि वे आपके बेटों को दंगाई बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे डॉक्टर बने। अगर धर्म को इतना ही खतरा है तो इसकी लड़ाई की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पर क्यों है जो गरीब घर के लड़के हैं, जो सर पर पट्टी बांधकर यात्राओं में ललकारी नारे लगाते हैं और डीजे बजाते हैं, हिंसा में शामिल हो जाते हैं। मिडिल क्लास और हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप के अंकिल अपने बेटों को विदेश भेजकर इन गरीब बच्चों के लिए ताली बजाते हैं, जो इस तरह की राजनीति के कारण दंगाई और हत्यारे बन जाते हैं। घटनाएं कहीं की भी हों, मगर सभी में बातें एक समान सुनाई देती हैं। यूपी के बरेली से लेकर हरियाणा के नूंह तक में जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि धर्म की राजनीति के नाम पर वो नेता देवता बन जाए और आपका वो बेटा दंगाई। इस देश में पुलिस की व्यवस्था है, सेना की व्यवस्था है, लेकिन इसके बाद भी असम से यह खबर है कि एक संगठन इन नौजवानों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। क्या वो रक्षक बना रहा है? क्या इसे सेना और पुलिस की मान्यता दी जा सकती है? क्या इसकी इजाजत है? क्या दूसरे समुदाय के लोग ऐसा करेंगे तो ऐसा करने की इजाजत दी जाएगी? कोई है और आप उसका नाम जानते भी हैं। वो चाहता है कि आप जो दिन रात अपनी अपनी गरीबी से लड़ाई लड़ रहे हैं, घर चलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपनी लड़ाई छोड़ दें और उसकी लड़ाई लड़ें। धर्म के नाम पर अपने पड़ोसी से लड़ जाएं, पड़ोस में कोई ना मिले तो किसी दूसरे मोहल्ले में जाकर लड़ जाएं। आप लड़ेंगे तभी उसकी सत्ता बचेगी। इस लड़ाई ने समाज को बीमार कर दिया है और समाज ने इस बीमारी को राजनीतिक रूप से गले लगा लिया है, क्योंकि बिना समाज की सहमति और भागीदारी के यह बीमारी नहीं फैल सकती। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कोई लॉकडाउन नहीं करता है। आप खुद देख लीजिए कि किस किस ने जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 4 लोगों की हत्या, एंटी मुस्लिम नफरती सोच के खिलाफ निंदा की है, आवाज उठाई है। बीते 10 सालों में यह बीमारी इतनी तेज गति से फैली है कि समाज समझ ही नहीं पाया कि इसका अंजाम क्या होगा। गोदी मीडिया का एक एंकर अमन चोपड़ा परमानेंट इलाज की बात करता है। उसके जैसे कितने ही एंकर तरह तरह की ऐसी ही बातें करते हैं। मीडिया ने लगातार नफरती डिबेट से मासूम लोगों को समझा दिया है कि धर्म के नाम पर कोई युद्ध चल रहा है। इसी रफ्तार से आपके रिश्तेदार, खासकर आपके माँ बाप, विदेशों में रहने वाले अंकिल और सोसाइटी के गेट पर घूमते मिल जाने वाले कई रिटायर्ड अंकिल हर दिन व्हाट्सएप में एंटी मुस्लिम मीम भेजते हैं, धर्म के नाम पर गर्व की दुकान ठेलते रहते हैं। इन सब ने मिलकर नफरत की रफ्तार समाज में बहुत तेज कर दी है। चेतन सिंह को आप इस बीमारी से अलग नहीं कर सकते। उसकी इस बीमारी का जिम्मेदार कौन है आपको मालूम है। गोदी मीडिया यह नहीं बताता कि 4 लोगों की हत्या करने वाला रेलवे सुरक्षा बल का जवान चेतन सिंह अगर मानसिक रूप से बीमार था तो उस बीमारी का कुछ कारण भी होगा। सवाल यह भी है कि वो बीमार था तो ड्यूटी पर कैसे था। वैसे इंडियन एक्सप्रेस में पश्चिमी रेलवे के प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर पीसी सिन्हा का बयान छपा है। उनका कहना है कि चेतन सिंह गर्म मिजाज का था, लेकिन पिछले 5 साल में एक भी घटना रिकॉर्ड में नहीं है। बहुत ही साफ सुथरा रिकॉर्ड है। इसलिए मैंने उसकी पोस्टिंग 6 महीने पहले मुंबई में की थी। इसी सिन्हा साहब ने पहले कह दिया था कि मानसिक रूप से बीमार है। अब जांच चल रही है।
इंडियन एक्सप्रेस में चेतन का जो कथित बयान छपा है उससे साफ है कि उसे यह बीमारी कहां से मिली है। गोदी मीडिया से मिली होगी। एक यात्री ने घटना के बाद वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसकी सत्यता की जांच चल रही है। इस वीडियो में चेतन सिंह कथित रूप से कहता है कि पाकिस्तान से ये ऑपरेट हुए हैं और मीडिया यही कवरेज दिखा रही है। उनको सब पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूं मोदी और योगी ये दो हैं। चेतन मानसिक रूप से नहीं, राजनीतिक रूप से बीमार हो गया है। इस बीमारी ने उसे हत्यारा बना दिया। आप इस नारे को जानते हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो योगी योगी कहना है, मोदी मोदी कहना है। इससे मिलते जुलते और भी कई नारे हैं। इन नारों के सहारे एक समुदाय के लिए भारत में रहने की शर्तें थोपी जा रही हैं। इन्हें सुनने वालों को, कुछ गरीब घर के लड़कों को लगता है कि उन शर्तों को लागू करना उनका काम है ताकि मिडिल क्लास के बच्चे, हाउसिंग सोसाइटी के बच्चे आईटी सेक्टर में जाकर माल कमाते रहें। नागरिकता आंदोलन के समय आपने देखा तो था, मंत्री नारे लगवा रहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो। दो नौजवान बंदूक लेकर आते हैं और गोली भी चलाते हैं। एक की गोली सामने खड़े एक लड़के को लगती भी है और एक हवा में गोली चलाता है। उस समय भी यह बात सामने आई थी कि नौजवानों ने किस तरह के नारे लगाए थे और नारे किन किन चीजों से बनते हैं। धर्म की राजनीति ने इन दोनों को जो बना दिया आप जानते हैं। शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर ने कहा था, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदू की चलेगी। यही वो लाइन है जिसे चेतन सिंह ने किसी और तरीके से दोहरा दी। चूंकि ये मिडिल क्लास और हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप के अंकिलों के बच्चे नहीं हैं, परंतु चेतन सिंह जैसे नौजवान उन अंकिलों की राजनीति के काम आते हैं, इसलिए ये लोग भी चुप हो जाते हैं। ये तब भी चुप रहते हैं जब मणिपुर की दो महिलाओं को नंगा घुमाने का वीडियो आता है। इन्हें पता है कि चेतन सिंह को हत्यारा बनाने के पीछे जो सोच है उसके प्रसार में एक हद तक ऐसे लोग भी शामिल हैं। ऐसे लोग उस गोदी मीडिया के खिलाफ भी नहीं बोलते जो दिन रात एंटी मुस्लिम नफरत फैलाता रहता है, जिसकी बात रेलवे सुरक्षा बल का जवान चेतन सिंह भी करने लगा। 31 जुलाई को टीवी 18 चैनल का एक एंकर अमन चोपड़ा हरियाणा के नूह में हुए सांप्रदायिक तनाव को लेकर जिस तरह से ट्वीट करता है, जैसी भाषा का इस्तेमाल करता है, हम तो उसे यहां दोहरा भी नहीं सकते। अमन चोपड़ा नाम के इस एंकर की भाषा आप ठीक से सुनिए। हाउसिंग सोसाइटी के कई अंकिलों की भाषा से मिलती जुलती सुनाई देगी। इससे नाराज होकर वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि मेवात नूह की सामुदायिक घटना पर इस चैनल के शीर्षक पढ़िए और महान एंकर की बातें सुनिए, फिर चैनल से पूछिए क्या है उनका परमानेंट इलाज। गूगल कीजिए किसने कहा था फाइनल सॉल्यूशन और किया था 60 लाख यहूदियों का संहार। कल सिपाही द्वारा 4 लोगों की रेलगाड़ी में हत्या को भी याद रखिए। इस चैनल और एंकर पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगना चाहिए। परमानेंट इलाज जैसी भाषा के बारे में राहुल देव ने बता दिया कि कहां से आ रही है। लेकिन सोचिए, अमन चोपड़ा देश के सबसे सफल और ताकतवर उद्योगपति मुकेश अंबानी के चैनल में काम करता है। यह अपने आप में रहस्य है कि उनके जैसा उद्योगपति इस तरह के एंकर को कैसे रखता है। राहुल देव ने जब चेतावनी दी तो अमन चोपड़ा ने और साफ किया कि परमानेंट इलाज से उसका इरादा वही है जिसकी बात राहुल देव कर रहे हैं। यह वो इरादा है जिसे दुनिया में किसी भी चैनल पर प्रसारित करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कई जगहों पर तो कानूनन रोक है, मगर अमन चोपड़ा राहुल देव पर पलटवार करता है और ट्वीट में लिखता है, राहुल सर प्रणाम, आज उन्हीं 90 लाख यहूदियों का देश इजराइल दुश्मनों के घर में घुसकर उनका परमानेंट इलाज करता है, जिससे भी कुछ बारूदी बुद्धिजीवियों को पीड़ा पहुंचती है। पत्थरबाजों के परमानेंट इलाज के विचार से आपको कष्ट का कारण क्या है? समाज का हर वर्ग पत्थरबाजी वाली इस नई महामारी का फाइनल सॉल्यूशन चाहता है। एक डीएसपी के सिर में गंभीर चोट, इंस्पेक्टर के पेट में गोली, एक जवान की मौत और दर्जन भर जख्मी हैं। पत्थरबाजों को कवर फायर देने की आपकी मजबूरी समझ नहीं आई। यह एंकर अपने सीनियर और एक तरह से मेंटोर से भी ट्रोल की भाषा में बातें कर रहा है। अंत में राहुल देव थक गए और इतना ही लिखा कि तुम और तुम्हारे वैचारिक साथी पत्रकार मेरे लिए पत्रकारिता का कलंक हो। अमन, परमानेंट कुछ नहीं होता, न मनुष्य की स्थितियां,
एक ही तत्व चिरस्थायी है, पर वह घृणा से परे है। आज की तारीख में गोदी मीडिया नफरत पैदा करने की ऑफिशियल फैक्ट्री बन चुका है। चैनलों पर नजर रखने वाली संस्था NBSA ने इस अमन चोपड़ा को पहले भी फाइन किया है। इसी 27 फरवरी 2023 को NBDSA ने न्यूज 18 चैनल पर प्रसारित होने वाले एंकर अमन चोपड़ा के प्रोग्राम पर 25,000 और 50,000 का जुर्माना लगाया था। अपने फैसले में NBDSA ने कहा था कि चोपड़ा ने एक तरफा होने की सीमा पार कर दी, सांप्रदायिक विभाजन फैलाने के लिए बयान दिए, गुजरात की एक घटना को लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने लगा। जिस तरह से डिबेट किया गया वह निंदनीय था। यह लिखा था कि NBDSA ने अपने फैसले में और कहा कि चैनल अपनी वेबसाइट के साथ साथ अपने YouTube चैनल से दोनों कार्यक्रम के वीडियो हटा दे। न्यूज 18 मुकेश अंबानी के समूह का चैनल है। मुकेश अंबानी के बच्चे बिजनेस में कितना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके चैनल पर अमन चोपड़ा आपके बच्चों में जहर भर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी जनवरी में ऐसे एंकरों के बारे में साफ कहा कि ऐसे नफरती एंकरों को ऑफ एयर क्यों नहीं किया जाता है, यानी क्यों नहीं हटाया जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की नामी यूनिवर्सिटी है। अमन चोपड़ा को नहीं पता होगा, लेकिन रिलायंस धीरूभाई अंबानी चेयर के प्रोफेसर का नाम थॉमस ब्लूम हैंसन है। ये हिंदू राष्ट्रवाद के विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने अपने काम में इसके खतरों को रेखांकित किया है, काफी आलोचना भी की है। उन्होंने भारत में बहुत काम किया है। इनकी 2 किताबों के नाम हैं द सैफ्रन वेव, डेमोक्रेसी एंड हिंदू नेशनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, और दूसरी किताब का नाम है वेजेस ऑफ वायलेंस, नेमिंग एंड आइडेंटिटी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल बॉम्बे। यह मत समझिएगा कि इस चेयर के प्रोफेसर की नियुक्ति अंबानी समूह ने की है। जरूर फंड दिया होगा इस सेंटर को, तभी इसका नाम रिलायंस धीरूभाई अंबानी चेयर है। अमन चोपड़ा प्रोफेसर थॉमस ब्लूम हैंसन का काम ही पढ़ लेंगे तो खुद ही अंबानी के चैनल से इस्तीफा देकर निकल जाएंगे। लेकिन मुकेश अंबानी को कहना चाहिए कि क्या वे इस एंकर की भाषा को मंजूर करते हैं। उनका एक जवाब हो सकता है कि वे पत्रकारों के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, मगर यह पत्रकार के काम में हस्तक्षेप नहीं होगा जब एंकर उनके चैनल से किसी समुदाय को ललकारने लगे, नरसंहार की बात करने लगे, हिंसा का आह्वान करने लगे, तो उन्हें खुद ही अपना चैनल बंद कर देना चाहिए। जब उनके चैनल का एंकर अपने ट्वीट में नरसंहार को सही ठहराने लगे, तब बिल्कुल ही हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या अंबानी जैसे ताकतवर उद्योगपति अमन चोपड़ा के सामने इतने लाचार हैं कि वह अपनी गलतियों में सुधार भी नहीं कर रहा है, बार बार दोहराता जा रहा है। अंबानी के चैनल के एक और एंकर ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी कर दी। इनके खिलाफ कई जगहों पर FIR हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इन FIR को खारिज करने से मना कर दिया। एंकर ने तब कहा था कि उसकी जुबान फिसल गई थी और वो खेद व्यक्त करता है। इन एंकरों के कार्यक्रमों के टाइटल देखिए, शीर्षक देखिए, डिबेट के दौरान स्क्रीन पर जो लिखा आता है उसे पढ़िए। दुनिया को जब पता चलेगा कि मुकेश अंबानी के चैनल का एंकर अपने प्रोग्राम में हेट स्पीच का इस्तेमाल करता है, सही ठहराता है, यहूदियों के नरसंहार के लिए इस्तेमाल फाइनल सॉल्यूशन की तरह परमानेंट इलाज लिखता है, अपने ट्वीट में यहूदियों के नरसंहार को सही ठहराता है, तो उन्हें काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। जर्मनी में आप यहूदियों के खिलाफ नरसंहार को सही ठहराएंगे, स्वीकृति भी देंगे तो सजा मिलेगी। वहां ऐसा कानून है और ये ऐसा करना अपराध है। जर्मनी में पहले से कानून है कि यहूदियों के नरसंहार को सार्वजनिक स्वीकृति देना या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ हेट स्पीच देना दंडनीय अपराध है। पिछले साल इस कानून में संशोधन कर यह भी जोड़ा गया कि दूसरे देशों में जो नरसंहार हुआ है उसे भी सही नहीं ठहरा सकते। यह खबर डोइचे वेला की है, जो जर्मनी का समाचार समूह है। आप इसकी हिंदी वेबसाइट पर जाकर पूरी रिपोर्ट पढ़िए। पिछले साल यानी 25 नवंबर 2022 को जर्मनी की संसद में एक कानून पास हुआ। लिखा है कि यूक्रेन के बुचा में कथित युद्ध अपराध, यजीदी का नरसंहार, चीन में उइगुर मुसलमानों के खिलाफ मानवाधिकार हनन के मामलों को कुछ लोग नकारते रहते हैं या कम बताते हैं। जर्मनी में कानून बनाने वाले अब इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सार्वजनिक शांति को भंग करने या घृणा फैलाने जैसे कृत्यों को नकारने को कानूनी तौर पर दंडात्मक बनाना चाहते हैं। नए संशोधन में सेक्शन 130 के पैराग्राफ 5 के तहत युद्ध अपराधों और नरसंहारों की सहमति, इनकार और इन्हें मामूली बताने को एक आपराधिक कृत्य माना गया। इससे पहले यह केवल हॉलोकॉस्ट तक ही सीमित था।
भारत में तो एक मंत्री ने नारा लगा दिया, देश के गद्दारों को गोली मारो, प्रमोशन हो गया। एक सवाल कीजिए, क्या मुकेश अंबानी को किसी चीज की कमी है? फिर उनकी क्या मजबूरी है कि वे इस तरह के नफरती एंकर को रखते हैं, जिसके बारे में एनबीडीएसए ने साफ साफ कहा है कि एक तरफा होने की इसने सीमा पार कर दी है। इसके बाद भी हरियाणा की घटना के संदर्भ में उसके ट्वीट भयंकर हैं। कम से कम विपक्ष के नेताओं को मुकेश अंबानी के पास ही जाना चाहिए कि उनका चैनल नफरत क्यों फैला रहा है। गोदी मीडिया आपके मासूम बेटों और रिटायर्ड घर वालों के दिमाग में जहर भर रहा है। इसे देखना तुरंत बंद कीजिए। विपक्ष को चाहिए कि जनता के बीच जाकर इस गोदी मीडिया के बारे में बताए, लेकिन विपक्ष के नेता भी इन्हीं गोदी चैनलों पर जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, जिससे साफ होता है कि ना तो इन्हें अपनी लड़ाई की समझ है और ना ये गंभीरता से लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हरियाणा और जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। एक वाकई में दिल दहलाने वाली घटना सुबह सामने आई और उसने ये सोचने को मजबूर किया कि ये जो नफरत रोज आपके घरों में परोसी जाती है, टीवी चैनल के माध्यम से, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम्स में, जहां देखो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये नफरत वाकई में इस देश के लोगों को हैवान और राक्षस बना रही है। कहां ले आई है ये नफरत इस देश को? योगी और मोदी की ये नफरत ने इस देश के लोगों को दरिंदा और हैवान बना के रख दिया है। ये क्या हो गया है इस देश में? और कब सोचेंगे हम कि नफरत के चलते हम इस देश में ज़ॉम्बीज बना रहे हैं, हम इस देश में चलते फिरते हैवान बना रहे हैं। आज चेतन सिंह था, कल कोई और होगा। इस पर विचार कब होगा? क्या नफरत से भरा यह देश कभी आगे बढ़ पाएगा? क्या इस कदर नफरत घोलने के बाद इस देश का अस्तित्व बचेगा? आज सवाल सबके सामने यह है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार चेतावनी दी कि टीवी नफरत फैला रहा है, मगर उन्हीं टीवी चैनलों पर उनकी पार्टी के प्रवक्ता नजर आते हैं। विपक्ष के कई नेता आतुर रहते हैं कि कब बुलावा आ जाए, उन चैनलों पर इंटरव्यू हो जाए। इस तरह से राजनीतिक दल नफरती कारोबारियों के साथ सहज रिश्ता बनाने लग जाते हैं। इन नेताओं को किसान आंदोलन से सीखना चाहिए, जिसने 1 साल आंदोलन किया और खुलेआम बोर्ड पर लिखकर टांग दिया कि गोदी मीडिया बाहर जाए, हमें यह मीडिया नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने आज भी ट्वीट किया है कि भाजपा, मीडिया और उनके साथ खड़ी ताकतों ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन फैला दिया है। सिर्फ मोहब्बत ही देश में लगी इस आग को बुझा सकती है। मगर इनके जो चैनल हैं, ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं। इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है। जयराम रमेश ने भी कहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल द्वारा की गई नृशंस हत्याएं मीडिया और सोशल मीडिया द्वारा निर्मित उग्र और विभाजनकारी वातावरण का परिणाम है। नफरत का जिन अब बोतल से बाहर निकल चुका है। सवाल है कि जयराम रमेश की पार्टी इन गोदी चैनलों के करीब क्यों जाती है? उनके पास इस नफरत से लड़ने का क्या राजनीतिक प्रोग्राम है? सरकार एक्शन नहीं लेती है, विपक्ष क्यों नहीं कुछ करता है? कुछ महीने पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की बेंच एक याचिका सुन रही थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि सुदर्शन टीवी के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि उसके कुछ कार्यक्रमों में मुसलमानों के खिलाफ नफरती बातें कही गई हैं। तब कोर्ट ने कहा कि बढ़ती नफरत या टीवी पर जो पूर्वाग्रह फैलाए जाते हैं उसके खिलाफ संदेश देने के लिए क्या किसी एंकर को ऑफ एयर करने का फैसला लिया गया है? क्या किसी एंकर को हटाया गया है? याचिकाओं में भी मांग की गई थी कि नफरती भाषणों को रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश भी तैयार हो। आज तक कुछ नहीं हुआ, आज भी यह सब जारी है। इंस्पेक्टर टीकाराम मीणा की बेटी पूजा मीणा का रो रो कर बुरा हाल है। उनके पिता की हत्या इस तरह से कर दी गई। चेतन सिंह के भी 2 बच्चे हैं, पत्नी है। हाथरस का रहने वाला है। पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली थी। नफरत ने एक पिता को हत्यारा बना दिया, इन 2 बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। ये हाउसिंग सोसाइटी के बच्चे नहीं हैं, वरना सारे अंकिल इस वक्त रोड पर निकल आते और इस घटना के खिलाफ थाली बजा रहे होते। कादर भानपुर वाला नाला सोपारा के रहने वाले थे।
नाला सुपारा में जाने माने व्यक्ति थे। 20 साल से अपनी पत्नी के साथ यहीं रहते थे। छोटे बच्चों के सामान की दुकान चलाते थे। जयपुर के असगर अली अब्बास चूड़ियों की दुकान चलाते थे। 5 बच्चे हैं। इन सभी के बच्चों को नफरत की राजनीति ने अनाथ कर दिया। गोदी मीडिया के दर्शकों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने इन चैनलों को देख देख कर समाज के बीच कई लड़कों को दंगाई बना दिया। यह घटना यहीं समाप्त नहीं होती है। ऐसी घटनाओं से ही चुनाव का माहौल बनता है। आप वोटर बनकर सरकार का हिसाब नहीं करते, बल्कि धर्म के रक्षक बनकर ऐसी घटनाओं के समर्थन में लगा दिए जा रहे हैं भीड़ की तरह। हम गुरुग्राम के आसपास की हिंसा की तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जो गुरुग्राम कुछ दिन पहले बारिश के पानी के जाम में फंसा था, आज वहां के स्कूल बंद हैं। फरीदाबाद के भी स्कूल बंद हैं। सोचिए जरा इन बच्चों के बीच क्या बातें हो रही होंगी। मुझे नहीं पता कि वहां के लोग अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में इन बातों का विरोध कर रहे हैं या नहीं, या गोदी मीडिया के एंकर की भाषा बोलने लग गए हैं। लेकिन इतना पता है कि इस राजनीति ने गुरुग्राम को जाम मुक्त शहर नहीं दिया, उल्टा नफरत से आसपास के कई लोगों का दिमाग जरूर जाम कर दिया है। नूह गुरुग्राम से सटा इलाका है। 4 लोगों की मौत हुई है। 3 सिपाही गंभीर हालत में है। शांति के लिए अपील ही कर सकता हूं, परंतु जो मणिपुर के लिए अपील नहीं कर सके, वो गुरुग्राम के लिए क्या ही करेंगे। आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आप अपने घर में ही अपील कर लीजिए कि नफरत की बातें बंद होंगी। नफरत फैलाने वाले रिश्तेदार और मां बाप से सवाल करने का टाइम आ गया है। इस बीच प्रधानमंत्री फिर से व्यस्त हैं। आज वे पुणे में तिलक जयंती पर पत्रकारिता का महत्व समझा रहे हैं, और उनके दौर में गोदी मीडिया पत्रकारिता के नाम पर नफरत फैला रहा है। उनकी सरकार में एक सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं। लगता है उन्हें इस बात की सूचना तक नहीं। नमस्कार, मैं रविश कुमार।